देखिए दोस्तों, आज हम एक थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर चर्चा करेंगे। छोटी सी काफी अच्छा कंसेप्ट है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं संदीप साहन, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप वीडियो पूरा देखें, उसके बाद आपको समझ में आएगी कि इसका कंसेप्ट क्या है और इसे अप्लाई कैसे करना है। इसका बेसिक कंसेप्ट हमें देखना है। तो देखिए, थर्मल कंडक्टिविटी है क्या चीज। हम कंडक्टिविटी का मतलब कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी से सोचते हैं। जब भी कंडक्टिविटी की बात चलेगी तो दिमाग में सबसे पहले हमारे इलेक्ट्रिसिटी आता है कि इलेक्ट्रिसिटी ही कंडक्टिविटी होती है। लेकिन ध्यान रखना कि कंडक्टिविटी का मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का मोमेंट नहीं है। कंडक्टिविटी का सिंपल सा मतलब है कि कोई भी चीज है वो उसको उसके अंदर से मोमेंट करा दे। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करना चाहते हैं, मान लीजिए ये हमारा कोई मटेरियल है, ए बी रोड है ये, अगर हमने यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया जिसकी वजह से इसके अंदर से अगर करंट फ्लो करता है तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। अगर हमने यहाँ टेम्परेचर का डिफरेंस कर दिया, यहाँ T1 और यहाँ T2 टेम्परेचर है और T1 ग्रेटर देन T2 है। जब भी टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो हम जानते हैं मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें कि हीट फ्लो करेगी हॉट टू कोल्ड। ये हमारा हॉट पार्ट है और ये हमारा कोल्ड पार्ट है। जब हीट इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी, क्योंकि उसके दो तीन मेथड थे हमारे, अगर ये मेटेलिक पार्ट है तो कंडक्शन मेथड से इस मटेरियल में कंडक्शन मेथड से हीट फ्लो करेगी। यानी मटेरियल है जो उसके पार्टिकल मोमेंट नहीं करेंगे लेकिन वो नियरेस्ट को एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे, जिसकी वजह से अब इसको अगर इसके हम टुकड़े करके देखें तो ये हमारा ऐसा कंडक्टर है। इसको इस तरीके से समझ लो आप, ये छोटी छोटी इसमें लूप बनी मिलेंगी आपको। ऐसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये सारे के सारे, बहुत मैंने बड़े बनाए हैं, ये छोटे छोटे टुकड़े मान लो इसके। इस तरीके से ये मटेरियल हमारा। अब जब यहाँ टेम्परेचर था हमारा T1 और यहाँ टेम्परेचर T2 यानी हॉट पार्ट है, तो इसका मतलब हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की ओर एनर्जी का ट्रांसफर होगा। और जब हॉट से कोल्ड की ओर ट्रांसफर होगा तो यहाँ हम जब इसको कंटिन्यू सप्लाई करेंगे हीट की तो ये एनर्जी को इस डायरेक्शन में प्रोवाइड कराएगा। यानी ये ए बी सी डी ई एफ ऐसे नाम दे दो। ये ए है, ये फर्स्ट क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और बी जो हमारा है ये सेकंड है, क्रॉस सेक्शन है। जैसे ही यहाँ हीट राइजअप की, हमने हीट को बढ़ाया, टेम्परेचर को बढ़ाया, तो यहां से एनर्जी का ट्रांसफर क्या हो सकता है। एक तो कि कुछ पार्ट इसका ए से बी क्रॉस सेक्शन को ट्रांसफर हुआ, यानी सम पार्ट ऑफ क्यू हीट हमने इसको प्रोवाइड की, सम पार्ट ट्रांसफर ए टू बी क्रॉस सेक्शन। एक तो ये काम हो गया ए से बी पे, क्योंकि ये मेटल था तो ये मेथड कौन सा होगा ये हीट ट्रांसफर का, कंडक्शन। कौन सा हो जाएगा, कंडक्शन। दूसरा इसका रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी, और एनर्जी भी कौन सी है, हीट एनर्जी, कहां चली जाएगी, वो सराउंडिंग में। कहां चली जाएगी, सराउंडिंग में। सराउंडिंग में भी तो जाएगी ना, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, भी रेडिएशन की फॉर्म में भी चली जाएगी और कॉन्वेक्शन की फॉर्म में। ये दोनों फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी, वो आपकी सराउंडिंग में चली जाएगी। और एक लेयर से दूसरी लेयर में जो एनर्जी जाएगी वो कैसे जाएगी, वो कंडक्टेंस में जाएगी। अब ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि हर एक मटेरियल में ये ऐसे ही जाए और इतने ही अमाउंट में जाए,
ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि हर एक मटेरियल का अपना अपना नेचर है हीट ट्रांसफर का। तो हम ये कह सकते हैं कि दो मटेरियल का कंपेयर करें। एक हमने मटेरियल लिया, ये हमने ले ली कॉपर, Cu, कॉपर लिया, और एक हमने ले लिया वुड, लकड़ी। अब मेरे को बताइए, क्या दोनों में हीट ट्रांसफर सेम रहेगी? बिल्कुल भी नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें अलग हीट ट्रांसफर है, इसमें अलग ट्रांसफर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस नेचर में जितने भी मटेरियल हैं हमारे, उन सब मटेरियल में हीट का ट्रांसफर एक क्रॉस सेक्शन से दूसरे क्रॉस सेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक मटेरियल की एक थर्मल कंडक्टिविटी, ये क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टी हो जाएगी। यानी ईच एंड एवरी सब्सटेंस इन दिस यूनिवर्स हैव ए स्पेसिफिक प्रॉपर्टी टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। दिस इज नोन एज द थर्मल कंडक्टिविटी, जिससे ये हीट को फ्लो करा देता है। इस प्रॉपर्टी को, इस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। तो ध्यान रखना, थर्मल कंडक्टिविटी कुछ नहीं है, ये हीट फ्लो करवाना। किसी भी मटेरियल के अंदर से हीट फ्लो होती है, ये उस मटेरियल की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है। और इसके बारे में हमने बात कर ली कि जो हीट ट्रांसफर है वो कैसे होगी। इसका बहुत सारा पार्ट, मैक्सिमम पार्ट तो इस पार्ट में चला जाएगा, लेकिन कुछ पार्ट एक क्रॉस सेक्शन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से, इस तरीके से ये धीरे धीरे बढ़ के लास्ट टर्मिनल तक चला जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये थर्मल कंडक्टिविटी है, जो हीट का फ्लो है, ये डिपेंड किस पे करेगा। अब हम सब जानते हैं, नियरेस्ट एटम को देते हैं। तो जो हमारी, ये एक मटेरियल ले लेता हूं मैं, इसके छोटे छोटे क्रॉस सेक्शन हमने ये बना लिए। मान लीजिए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ भी है। एक ये सरफेस है ए मतलब नाम रखो इसका, एक्स रख लो, कुछ भी रख लो, पी, और इस क्रॉस सेक्शन का क्यू रख दिया हमने। यहां जो हमारा आइसोथर्मल कंडीशन में टेम्परेचर टी है, यहां से टी माइनस डेल्टा टी हो जाएगा, टी डी टी कह लो, चेंज इन टेम्परेचर। ये T1 है, ये T2 है, और T1 ग्रेटर देन T2 है, यानी ये हॉट पार्ट है और ये कोल्ड पार्ट है। हम ऐसा समझे, इसका मतलब क्या हुआ, हॉट से कोल्ड की ओर हीट का ट्रांसफर हुआ, और जब हीट का ट्रांसफर हुआ तो P पार्ट हॉट पार्ट की ओर है और Q है वो कोल्ड की ओर। तो स्वाभाविक सी बात है कि P का टेम्परेचर Q के टेम्परेचर से ज्यादा रहेगा। अगर हम P का टेम्परेचर को T मान लें तो Q का टेम्परेचर T माइनस dt हो जाएगा। और P से Q के बीच में जो डिस्टेंस फ्लो हुआ है वो डेल्टा x मान लिया हमने, या इसको D से रिप्रेजेंट करो तो dx, स्मॉल वेरिएशन, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ये। यानी हीट P से Q की ओर ट्रांसफर हुई तो dx हुआ, और dx जैसे जैसे ये इस हॉट पार्ट से दूर गया है, वैसे वैसे टेम्परेचर में फॉल हुआ है। अब टेम्परेचर में फॉल हुआ तो एनर्जी का भी टाइम के साथ वेरिएशन हुआ होगा। तो यहां हमें देखना है कि हीट जो हमारी थी डी क्यू, जिसको हम बोलते हैं हीट फ्लो या हीट एनर्जी, और डी टी स्मॉल टी लूंगा मैं वो टाइम के लिए, ये है चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। और अगर मैं इसको लिख दूं डी क्यू अपॉन डी टी, ये हो गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, फ्लो ऑफ हीट। इसको हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कर देंगे। जब भी टाइम के साथ वेरिएशन होता है उसको रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट बोलते हैं। ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का मतलब हुआ कि इस टर्मिनल से इस टर्मिनल की ओर जो हीट ट्रांसफर हुई है वो किस रेट से हुई है। ये किस पे डिपेंड करेगा, एक तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि P से Q में, इनके बीच में जो हीट ट्रांसफर हुई है, इनका सरफेस एरिया कितना है, यानी जिसको हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। एक तो इस पार्ट पे डिपेंड कर जाएगा। अगर ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा तो ज्यादा मोलिक्यूल एनर्जी का ट्रांसफर करेंगे, और जब ज्यादा मोलिक्यूल ट्रांसफर करेंगे तो एनर्जी का ट्रांसफर भी ज्यादा होगा। तो फर्स्ट पार्ट है कि जो रेट है हमारी डी क्यू अपॉन डी टी, दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एक कंडीशन ये समझ में आती है, क्योंकि एरिया अगर कम होगा, ध्यान रख लेना, अगर हमारा एरिया कम है तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो ट्रांसफर करते हैं हमारे हीट एनर्जी को, वो कम हो जाएंगे। पर यूनिट एरिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम होंगे तो हीट का एक्सचेंज भी कम होगा, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर हमारे ज्यादा होंगे
तो हीट का एक्सचेंज ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरी इस बात पे भी डिपेंड करती है कि एक टर्मिनल से दूसरे जब टर्मिनल पे जाते हैं तो रेट जो फॉल इन टेम्परेचर है वो कितना हुआ है, जिसको हम दूसरी भाषा में बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। dq अपॉन dt है, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हमारे टेम्परेचर में डिस्टेंस के साथ कितना वेरिएशन है। इसको अच्छे से दिख जाएगा d। ध्यान देना, स्मॉल टी टाइम के लिए है और कैपिटल टी टेम्परेचर के लिए है, और ये टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं। ध्यान रखना, एक शब्द समझा देता हूं मैं। एक तो होता रेट, एक होता ग्रेडियंट। रेट का मतलब है टाइम के साथ चेंज, चेंज विद टाइम, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको तो रेट बोलते हैं। जैसे ये है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट dq अपॉन dt, टाइम के साथ चेंज है। और ये होता है चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, पोजीशन के लो, डिस्टेंस के लो, डिस्प्लेसमेंट के लो, ये सारे एक ही पार्ट हैं। यहाँ देखिए ये टेम्परेचर ग्रेडियंट है, इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिंबल आपको समझ में आ जाएगा, dt अपॉन dx है, इसको बोलते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं इसको। इन दो चीजों के ऊपर ये डिपेंड करेगी हीट का फ्लो, कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो हीट का फ्लो हुआ है हमारे इस मटेरियल के अंदर, वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। फर्स्ट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लार्जर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लार्जर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो या वन पार्ट टू अनदर पार्ट। dt अपॉन dx ये क्या है, हमारा ग्रेडियंट है, नहीं फॉल इन टेम्परेचर है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो एक इसकी भी प्रोपोर्शनल है, अगर हमारा फॉलिंग ज्यादा होती है टाइम के इसके पोजीशन के साथ तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी ज्यादा होगी। इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो क्या रिजल्ट मिलेगा, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमारे पास बनेगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट प्रोपोर्शनल टू a dt अपॉन dx, और प्रोपोर्शनलिटी हटा दिया जाए तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, नेगेटिव साइन ऑफ के ए डी टी अपॉन डी एक्स। नेगेटिव साइन का मतलब यहाँ पे ये सोच लेना कि नेगेटिव साइन इंडिकेट नेगेटिव साइन इंडिकेट डिक्रीज इन टेम्परेचर with respect to distance, with respect to distance, यानी हम इस टर्मिनल से इस टर्मिनल की ओर जाएंगे, जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे हॉट रीजन से, वैसे वैसे टेम्परेचर में कमी होने लग जाएगी, डिक्रीज इन टेम्परेचर होगा, इसलिए नेगेटिव साइन आता है। यहाँ जो K है इसको, ये है थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इसको बोलते हैं हम। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, और इसकी वैल्यू ये ध्यान रखना है कि ये कांस्टेंट तो है, इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी मटेरियल के ऊपर, ये ध्यान रखना। मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ कि जो ये थर्मल कंडक्टिविटी है कोफिशिएंट की, कांस्टेंट जरूर है, कांस्टेंट, its value depend on nature of material, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कहीं आप ऐसा समझ लें कि k की वैल्यू कांस्टेंट है और ये तो हर के लिए कांस्टेंट रहेगी, नहीं, जैसे जैसे आप मटेरियल चेंज करेंगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। कई किताबों में क्या होता है, या कई टीचर इस तरीके से पढ़ा देते हैं कि dq अपॉन dt को h भी लिख देते हैं, एक ही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ हमें ध्यान देना है, इसके डायमेंशन की बात करेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ K,
जो के है इसकी यूनिट और इसके डायमेंशन की हम बात करने वाले हैं थर्मल कंडक्टिविटी की। तो इस फॉर्मूले को लेके आओ, तो के की फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, dq अपॉन dt तो है ही, dq अपॉन dt है, ये a इधर मल्टीप्लाई में था, इसके नीचे आ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा a, और dt अपॉन dx भी इधर आ जाएगा, और इसको मोड में ले लो तो प्लस हो जाएगा। अब इसको रीअरेंज करना हमने, dq अपॉन dt ऐसे का ऐसा रखो, इनटू ये dx ऊपर चला जाएगा, a dt ऐसे रख लो, या ऐसे कर लो 1 अपॉन a, और इसको रख दो dx अपॉन d कैपिटल T। ये देखिए ये एनर्जी है आपकी, हीट क्या होती है, एनर्जी होती है, और एनर्जी की यूनिट जूल होती है। इसकी यूनिट मैं जूल लिख दूं, एरिया की मैं मीटर स्क्वायर रख दूं, टाइम की मैं सेकंड रख दूं, ये डिस्टेंस है इसकी यूनिट मीटर है, और ये टेम्परेचर की केल्विन, एक से एक कट जाएगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन का आंसर बनेगा जूल पर सेकंड मीटर केल्विन, ये हमारी यूनिट बन जाएगी। ये सारे तीनों नीचे आ जाएंगे, जूल के साथ में सेकंड, मीटर और केल्विन डाउनवर्ड आ जाएंगे इसके। क्यों डाउनवर्ड आएंगे, क्योंकि नीचे का पार्ट है सारे का सारा, और हम इस तरीके से इसको लिख देंगे। अब हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें, डायमेंशन फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से हम डायमेंशन फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देंगे। मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ डायमेंशन फॉर्मूले को, कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है इसका डायमेंशन फॉर्मूला हम कैसे निकालें। यही फॉर्मूला उठा लीजिए, एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है, के का डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे m1l2t-2, ये एनर्जी का हो गया। ये डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, डिस्टेंस का होता है मीटर यानी L1। नीचे ये क्या आ गया, एरिया, एरिया का होता है L2। फिर ये क्या आ गया हमारा टाइम, टाइम का होता है T1, और ये है टेम्परेचर, और टेम्परेचर का होता है केल्विन। अब हमें क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है, जो कटे उसको काट देंगे। एक तो m1 l, देखिए L2 से L2 काट दीजिए, एक L बचेगा L1। अब T देख लीजिए, एक ही आ जाएगा T-3 और K-1, और इसको रीअरेंज करेंगे, ये डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा m1 L1 T-3 K-1। तो इस तरीके से हम इसकी यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट कर देंगे। टेम्परेचर ग्रेडियंट को समझने की कोशिश करते हैं, और किस तरीके से हीट का फ्लो होता है उस कंसेप्ट को भी हम देखते हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है कि मान लीजिए ये हमारी एक रोड है, ये T1 टेम्परेचर है, इस टर्मिनल पे T2 टेम्परेचर और T1 ग्रेटर देन T2, ये हमने कंडीशन ली है। और इसकी जो लेंथ है यहां से वो L लेंथ हम लेके चलें इसकी, तो इस टोटल लेंथ में जो टेम्परेचर का चेंज है वो कितना है, चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू लेंथ ब्रैकेट में डिस्टेंस, तो वो क्या बन जाएगा, dt अपॉन dx की वैल्यू है, ये हो जाएगी हमारी T1 माइनस T2 अपॉन लेंथ L, नेगेटिव साइन। यहाँ नेगेटिव साइन किस चीज को इंडिकेट करेगा, नेगेटिव साइन डिक्रीज इन टेम्परेचर, as decrease in temperature in the direction of heat flow, heat flow, जिस डायरेक्शन में हीट फ्लो होगी उस डायरेक्शन में ये टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाएगा, इस बात को ये रिप्रेजेंट करेगा। इसी केस में हमने हीट फ्लो देखना हो तो रेट ऑफ हीट फ्लो,
काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। रेट ऑफ हीट फ्लो को H कैपिटल Q अपॉन T। मान लीजिए हीट हमारी Q फ्लो हुई है और टाइम कितना है T टाइम। तो हीट फ्लो सॉरी T2 माइनस T1 फाइनल माइनस इनिशियल। रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होगा Q अपॉन T। टाइम के साथ कैसे चेंज हुआ, फॉर्मूला हमारे पास था याद हो तो dq अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस के ए डी कैपिटल T अपॉन dx। ये फॉर्मूला था, हम इस वैल्यू को रखना चाहेंगे। जब हम इस वैल्यू को रखना चाहें तो Q बाई टी हमारी हीट फ्लो टोटल किसकी इक्वल हो जाएगी, माइनस के ए और dt अपॉन dx की वैल्यू हमारी ये वाली, यानी T2 माइनस T1 अपॉन लेंथ L और नेगेटिव साइन है ये माइनस में, और माइनस क्या बना देंगे प्लस, तो Q बाई टी या इसको H कह दो, ये हमारा बन गया के ए एल इंटू T1 माइनस T2। T1 माइनस T2 को ये रिप्रेजेंट कर देगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का। यानी हम ये कह सकते हैं कि हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर का कंसेप्ट हम यहाँ लेके चलेंगे। अगर ये रोड आपकी सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तो कैसे हम हीट फ्लो को निकालेंगे। अब मैं जो टॉपिक आपको पढ़ाना चाहता हूँ वो हीट कंडक्टिविटी से रिलेटेड है, और हीट कंडक्टिविटी पे हम जो बेसिक लेके चले हैं कि दो ब्लॉक है मेटेलिक, उनमें हीट फ्लो कैसे होगी अगर वो ज्वाइन कर रखे हैं। यानी हीट फ्लो इन ज्वाइंट कंडक्टर इन सीरीज, दोनों सीरीज में कनेक्ट है। मान लीजिए ये हमने एक कंडक्टर पार्ट लिया, दो ब्लॉक हैं ये कोई भी, ये ऐसे कनेक्ट है, ये ए ब्लॉक है, या इसको आप एक्स ब्लॉक कह दो, इसको वाई ब्लॉक कह दो। इसकी लेंथ है वो L1 है, इसकी लेंथ L2 है, इसकी कंडक्टिविटी K1, इसकी कंडक्टिविटी K2। ये हॉट पार्ट है, इसका टेम्परेचर T1, और ये कोल्ड पार्ट है, इसका टेम्परेचर T2, और ये इंटरमीडिएट पार्ट है, इसका टेम्परेचर T0। जिस पॉइंट पे हमने इनको जोड़ रखा है वहां ध्यान रखना सारे के सारे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो आइसोथर्मल कंडीशन पे ही रहेंगे। हीट का फ्लो होता तो पूरे का पूरा क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर सेम रहता है। इस केस में हम हीट फ्लो की बात करते हैं, तो हम बात करेंगे हीट फ्लो जिसको हमने Q बाई टी कहा है, मैंने H लिख दिया है। हीट फ्लो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, तो हम कहेंगे कि हीट फ्लो एट x इज इक्वल टू हीट फ्लो एट y। जितना हीट फ्लो x में होगा उतना y में हीट का फ्लो होगा। हीट फ्लो का फॉर्मूला हम रख सकते हैं, इसके लिए फॉर्मूला रखें, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा K1 एरिया A, इसकी लेंथ है L1 इंटू टेम्परेचर का डिफरेंस देख लीजिए T1 और T0 में, T1 माइनस T0 इज इक्वल टू सेकेंड पार्ट के लिए कंडक्टिविटी है K2, एरिया सेम, लेंथ L2 और उसका टेम्परेचर है T0 माइनस T2, क्योंकि T2 है वो लो टेम्परेचर पे है और T10 है वो हाई टेम्परेचर पे है। यह कंडीशन हम ये लेके चले हैं कि T1 ग्रेटर देन T0 ग्रेटर देन T2। दिस इज हॉट पार्ट, दिस इज कोल्ड पार्ट। अब यहां तक हम कंडीशन समझ चुके हैं कि जितनी हीट एनर्जी का फ्लो एक ब्लॉक में हुआ उतने दूसरे में होगा, क्योंकि इनको हमने किस सीरीज में जोड़ रखा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो ईच एंड एवरी, ये आप देखेंगे ये बहुत सारे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सारे के सारे आइसोथर्मल कंडीशन में हैं, और जब ये सारे के सारे आइसोथर्मल में है तो ये ब्लॉक है जो जहां पे ये ज्वाइन हुए हैं, इस पूरे ब्लॉक का एक कांस्टेंट टेम्परेचर होगा वो T0 है। अब यहां से हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। K1A T1 अपॉन L1 माइनस K1A
T0 अपॉन L1 इज इक्वल टू, इसको भी मल्टीप्लाई करें, K2A T0 अपॉन L2 माइनस K2A T2 अपॉन L2। हम L0 की यानी T0 की वैल्यू निकाल लेंगे, जो आपका कॉमन जो दोनों को ज्वाइन करता है ये पॉइंट, इस पे जो टेम्परेचर उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको तो इधर ले जाओ और इस वाले पार्ट को, जो ये वाला पार्ट है, इसको तो इस डायरेक्शन में ले आओ और इस वाले पार्ट को इधर लेके जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, K1A T1 अपॉन L1 प्लस, इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, K2 T2 A अपॉन L2, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये बनेगा K2 T0 A अपॉन L2 प्लस K1 T0 A अपॉन L1। हम दोनों साइड एलसीएम ले सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे, L1 L2 एलसीएम हो जाएगा, L2 की मल्टीप्लाई इधर करें, K1 T1 L2 प्लस L1 की इधर करें तो K2 T2 L1 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A कॉमन आ जाएगा। उधर से भी ऐसा ही कर सकते हैं, ये बन गया K2 अपॉन L2 प्लस इधर बच गया K1 अपॉन L1 इंटू T0 A अपॉन, ये बचेगा पार्ट, A से A काट सकते हैं, T0 की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से आप देखेंगे और इसका एलसीएम लेके देख लो, तो ये इसका एलसीएम ले ही देता हूं मैं यहाँ, इसका एलसीएम लोगे तो K2 के साथ तो L1 आ जाएगा, प्लस में K1 के साथ L2 और नीचे L1 L2, L1 L2 से L1 L2 भी कट जाएगा। तो T0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको इसके नीचे ले आओ, तो मैं यहाँ लिखूं इसको, आप भी कॉपी पेन लेके जरूर बैठे, साथ में नोट करते चलें। तो T0 की जो वैल्यू है, इंटरमीडिएट टेम्परेचर है, वो हो जाएगा हमारा K1 T1 L2 प्लस K2 T2 L1 अपॉन, ये वाला पार्ट इसके नीचे आ जाएगा, K2 L1 प्लस K1 L2। ये आपका T0 हम सोल्व करेंगे तो T0 की वैल्यू इतनी आ जाएगी आपकी। तो K0 की वैल्यू क्या आई, T0 की K1 T1 L2 प्लस K2 T2 L1 डिवाइडेड बाई K2 L1 प्लस K1 L2। अब हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट निकले हमारा, इसको मैं हटा दूं। अब इस T0 को किसी भी, क्योंकि ये हमारे रेट ऑफ हीट थे, ये वाला जो कंसेप्ट था हमारा, ये फॉर्मूला है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का, किसी भी एक में वैल्यू रखो और रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट निकाल देंगे हम। तो अब हम क्या चाहते हैं, किसी एक फॉर्मूले में T0 की वैल्यू पुट कर देंगे, जिसमें भी आपकी इच्छा हो उसमें हम पुट कर सकते हैं। तो मैं मान लीजिए इस फर्स्ट पार्ट में कर देता हूं, इसको हटा दूं, ये हमारा पार्ट था, रेट ऑफ हीट का फॉर्मूला ये है, ये T0 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, K1A अपॉन L1 इंटू T1 माइनस T0 की वैल्यू ऊपर से रखें, K1 T1 L2 प्लस K2 T2 L1 डिवाइडेड बाई K2 L1 K1 L2। एलसीएम लेना है, K1A अपॉन L1, एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, ये पूरा पार्ट एलसीएम आ जाएगा K2 L1 प्लस K1 L2, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये बन गया K2 L1 T1 प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई करें तो T1 K1 L2, ये माइनस है तो दोनों माइनस के बन जाएंगे, K1 T1 L2 माइनस K2 T2 L1। इसको रीअरेंज करना है, जो कटे उसको काट दो, जो बचे उसको हम बचा लेंगे। यहाँ हम देख पाएंगे कि हमारा जो पार्ट कौन सा कटेगा, एक तो K1 ये वाला पार्ट कट गया, बाकी कुछ नहीं। अब देखिए क्या बचेगा, K1A अपॉन L1 ब्रैकेट में एक K2 L1 T1 K2 L1 T2, यहाँ से K2 और L1 कॉमन आ जाएगा, K2 L1 कॉमन आके यहाँ बचेगा T1 माइनस T ऑफ 2 और डिवाइडेड बाई है हमारे पास ये वाला पार्ट K2 L1 इंटू K1 L2, यहाँ L1 से L1 भी कट जाएगा,
और हमारा जो फाइनली पार्ट बचेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसका मैं कोई यूज नहीं करने वाला। तो हमारा जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है किसी भी कंडक्टर के लिए, K1 K2A, K1 K2A ब्रैकेट में T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई, यहाँ बच गया K2L1, K2L1 प्लस K1L2। अगर आप इसको और भी रीअरेंज करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, A T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई, ये ऊपर जो मल्टीप्लाई में है इसको नीचे ले आएंगे तो बटे में आ जाएगा, ये K2L1 प्लस K1L2, इस पूरे के डिवाइड में आ जाएगा K1 K2। सेपरेट कर सकते हैं हम A इंटू T1 माइनस T2। जब हम इसको सेपरेट करें इसके साथ तो देखिए K2 से K2 कटेगा तो L1 अपॉन K1 बचेगा, और यहाँ L2 अपॉन K2। ये आपकी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट निकल जाएगी। ये किस में निकाली हमने? कॉम्बिनेशन में। उसी कंडक्टर को याद कीजिए। अब मैं इसको हटा देता हूं यहाँ से, हमें ये वैल्यू ध्यान होनी चाहिए। अब उसी कंडक्टर को मैं यहाँ एक बार डायग्राम से बनाता हूँ। ये हमने डायग्राम लिया था, ये T2 था, ये T1 था, इसकी कंडक्टिविटी K1 थी, इसकी कंडक्टिविटी K2 थी, इसकी लेंथ L1 थी, इसकी L2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर हम इस पूरे का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, लेट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इस पूरे की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को अगर हम K मान लें, कितनी मान लें? लेट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैपिटल K, देन हीट फ्लो इज इक्वल टू K, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है पूरे पार्ट का, टेम्परेचर का डिफरेंस T1 माइनस T2 है, डिवाइडेड बाई लेंथ कितनी है? L1 प्लस L2 है। ये हमारी लेंथ है L1 प्लस L2। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन का नाम दे दो कोई भी। मान लीजिए मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन ही कह दूं, क्योंकि मैंने पहले इक्वेशन नाम नहीं दिया तो फर्स्ट मान लो। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, ये भी इसी की हीट फ्लो है, ये डिफरेंट का कॉम्बिनेशन है इसी की हीट फ्लो। तो दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो इनको कंपेयर करके देखते हैं क्या बनता है। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए H लेफ्ट पार्ट के इक्वल है, राइट पार्ट के इक्वल हो जाएगा। रख दें, राइट पार्ट में हो गया K A T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2, और इस साइड का राइट पार्ट कौन? लेफ्ट, हमारा राइट पार्ट हो जाएगा A T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2। अब यहां से हम क्या देख पाएंगे? हम देख पाएंगे कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, T1 T2 भी सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो रीअरेंज कर दें इसको। रीअरेंज करें तो क्या बन जाएगा? K अपॉन L1 प्लस L2 डिवाइड इज इक्वल टू, इधर बच गया हमारे पास 1 अपॉन L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2। यहाँ से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की वैल्यू निकल जाएगी। क्या हो जाएगी? L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2। ये हमारा आंसर निकल गया। कॉम्बिनेशन, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इसको मैं थोड़ा सीधा लिख देता हूं ताकि समझ में आ जाए। ये बन जाएगा हमारा K इज इक्वल टू L1 प्लस L2, L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2। ये हमारा फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट। जब भी आपको दो कंडक्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ के दे दे, उस समय आप इक्विवेलेंट K की वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए दोनों रोड हैं, वो अलग अलग हो सकती है, कोई कॉपर की हो, कोई सिल्वर की हो, कोई किसी भी की हो, लेकिन उनकी लेंथ भी इक्वल दे रखी हो, तो इसके बाद केस बन जाएगा, ये थर्ड इक्वेशन है, इफ लेंथ of each road is same, यानी L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L दे रखी हो, दोनों रोड है सेम लेंथ की हो, तब K की वैल्यू क्या बनेगी? K इज इक्वल टू L प्लस L डिवाइडेड बाई L अपॉन K1 और L अपॉन K2। K इज इक्वल टू हमारा बनेगा, इसको करोगे तो 2L
नीचे से L कॉमन लेंगे, 1/K1 प्लस 1/K2, L से L काट दो, इसका एलसीएम लेंगे तो ये बन गया 2 एलसीएम लेंगे तो K1 K2 और K1 प्लस K2 पलट के रख दो, तो K की वैल्यू 2 टाइम K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 के इक्वल हो जाएगी। अगर दोनों रोड इक्वल लेंथ की दे रखी है तो ये फॉर्मूले, आपको फॉर्मूले ध्यान ये होने चाहिए, एक तो ये फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, न्यूमेरिकल आएगा तो एक फॉर्मूला ये ध्यान होना चाहिए, ये बेसिक ध्यान रखना है, वो उसकी कंडीशन है कि लेंथ इक्वल दे रखे हैं तो बेसिक कंडीशन हो जाएगी। दूसरे केस हम अगर आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में दे रखा हो तब कैसे इक्विवेलेंट हम कंडक्टिविटी निकालेंगे। देखिए दो रोड है हमारी इस तरीके से, ये दो रोड है, एक ये रोड है हमारी जिसका नाम x है, एक ये रोड है y, इसका ये टेम्परेचर T1 है और इस टर्मिनल का टेम्परेचर T2 है। दोनों के केस में अगर आप देखें हीट का फ्लो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में होगा, इसमें भी ऐसे ही होगा। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, इसकी कंडक्टिविटी K2 है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, इसका A2 है, लेकिन दोनों की लेंथ जो है वो सेम है। अब देखिए दोनों के दोनों में ये ऐसे समझ लो कि ये इस तरह की एक रोड है, आप ऐसे पहचान लो इसको, और एक ऊपर का पार्ट है, दोनों के एंड सेम टेम्परेचर पे है। इस फर्स्ट और सेकंड एक्स और वाई दोनों रोड के फर्स्ट टेम्परेचर टर्मिनल है वो T1 टेम्परेचर पे, सेकंड है वो T2 पे है। हीट का फ्लो यहां से यहां हुआ है। इस बात का ध्यान रखें कि थर्मल कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती थी, नेचर ऑफ मटेरियल पे। अगर नेचर ऑफ मटेरियल ये अलग रोड है, ये अलग रोड है, दोनों के मटेरियल डिफरेंट है, दोनों के मटेरियल डिफरेंट हैं, भले ही लेंथ सेम हो, भले ही आप इनके टेम्परेचर दोनों टर्मिनल के सेम रख दीजिए, लेकिन इसके अंदर से हीट का फ्लो अलग रेट से होगा और इसके अंदर हीट का फ्लो अलग रेट से होगा, क्योंकि ये आपके इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, साथ ही साथ ये आपके मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करेगी। तो ये कॉम्बिनेशन कौन सा है, हम यहाँ लिखे व्हेन कंडक्टर आर ज्वाइंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो ये बात आप समझ गए होंगे, दोनों की कंडक्टिविटी अलग होगी। एक पहले की हमने H1 कंडक्टिविटी ले ली और दूसरे की कंडक्टिविटी को हमने H2 नाम दे दिया। Q/T है, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, ध्यान रख लेना, ये क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, हीट नहीं है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, इस बात को कंफर्म करके चले आप। तो H1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K1 A1 टेम्परेचर का डिफरेंस अपॉन लेंथ L। दूसरे की देख लो, इसकी हो जाएगी K2 A2 T1 माइनस T2 अपॉन L, दोनों की लेंथ सेम है। टोटल फ्लो कितना हो जाएगा, टोटल हीट फ्लो इज H इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ दो, H1 प्लस H2 हम ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, K1 A1 अपॉन L प्लस K2 A2 अपॉन L, दोनों में कॉमन ले लिया हमने T1 माइनस T2, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, इसको प्लस इसको करेंगे तो T1 माइनस T2 कॉमन आ जाएगा, नीचे से L भी कॉमन आ जाएगा, तो आप चाहें तो इसको अपॉन L ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी H की, जिसको हम थर्ड इक्वेशन कह सकते हैं। अब मान लीजिए इस कंडीशन में पूरे सिस्टम की थर्मल कंडक्टिविटी है, लेट कैपिटल K बी दी थर्मल बी दी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, देन तो हीट फ्लो की वैल्यू K A, थर्मल कंडक्टिविटी हमने ये मान ली, तो जब हम थर्मल कंडक्टिविटी लेके चलेंगे तो एरिया, तो टोटल एरिया क्या होगा, ऊपर वाले का और नीचे वाले का सम कर दो, A1 प्लस A2 इंटू टेम्परेचर का डिफरेंस T1 माइनस T2 और लेंथ कितनी है L,
इसको 4 कह दो। ये भी थर्मल हीट फ्लो इसी का सिस्टम का है और ये भी इसी का। ये इंडिविजुअल को ऐड किया है, ये इक्विवेलेंट को ऐड किया। तो कंपेयर करें दोनों इक्वेशन को। जैसे ही कंपेयर करेंगे तो कंपेयर कर दें इक्वेशन को। इसको मैं हटा देता हूं, अब इसकी मेरे को अब आवश्यकता नहीं है। कंपेयर इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, दोनों के लेफ्ट पार्ट सेम है क्योंकि लेफ्ट में h और h है तो राइट पार्ट भी सेम रहेंगे। राइट पार्ट में देखिए t1 माइनस टी2 अपॉन एल, t1 माइनस टी2 अपॉन एल है, तो ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी। तो कंपेयर करें, कंपेयर किया तो k a1 प्लस a2 इज इक्वल टू k1 a1 प्लस k2 a2 के इक्वल हो जाएगा। और k इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ गया, k1 a1 प्लस k2 a2 अपॉन a1 प्लस a2। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, न्यूमेरिकल इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब कंडीशन डाल सकते हो आप। कंडीशन क्या हो सकती है, कंडीशन ये कह दे कि दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल है, a1 a2 इज इक्वल टू a के इक्वल है। तो k क्या बन जाएगा, k1a प्लस k2a अपॉन a प्लस a प्लस a 2a। तो k इज इक्वल टू क्या जाएगा, k1 प्लस k2 अपॉन 2। ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये एक डेफिनेट कंडीशन के ऊपर है। तो ये दो हमने फॉर्मूले देखे कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या है और थर्मल कंडक्टिविटी का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरीके से हम इनको ज्वाइन कर सकते हैं और किस तरीके से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट था। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपको दो चीजें जोड़ दी जाए और उनका ज्वाइंट जहां पे है, यानी T0 हमने निकाला था, T0 भी निकाला जा सकता है। हम एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे, एक न्यूमेरिकल से मैं इसको समझा देता हूं। देखिए इस न्यूमेरिकल से हम समझते हैं। ये क्या कहता है कि टू फ्लैट मेटेलिक प्लेट X एंड Y आर केप्ट एडजेसेंट विद देयर सरफेस ज्वाइंट। यानी एडजेसेंट का मतलब हुआ कि एक प्लेट तो ये है और दूसरी प्लेट ये है, दोनों लगातार हैं, ये एक्स प्लेट है और ये वाई प्लेट है, इस तरीके से जोड़ी गई है। टेम्परेचर ऑफ देयर आउटर सरफेस, आउटर सरफेस का मतलब है कि ये पार्ट है 100 डिग्री पे और ये 0 डिग्री सेल्सियस पे, यानी T1 है और इसका नाम मैंने T2 रख दिया। ये आउटर सरफेस हो गए इन दोनों के। 100 एंड 0 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली रिमेन कांस्टेंट, ये दोनों के दोनों कांस्टेंट टेम्परेचर हैं। इफ द थिकनेस ऑफ एक्स एंड वाई आर, इसकी जो थिकनेस है वो 2 सेंटीमीटर है और इसकी जो थिकनेस है 1 सेंटीमीटर है, यानी जो L1 और L2 है वो इतने इतने दे रखे हैं। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द कॉमन सरफेस, यानी जहां पे ये ज्वाइन किए हैं इस पॉइंट पे टेम्परेचर T0 हमें कैलकुलेट करना है। कंडक्टिविटी ऑफ द प्लेट इज K1 की वैल्यू है वो गिवन है आपको 10 कैलोरी पर मीटर पर सेकंड में, यही बता देता हूं यूनिट, कैलोरी पर मीटर पर सेकंड पर केल्विन है। अब देखिए ये हमारी कौन सी कंडीशन होगी, सॉल्यूशन में हमें क्या चीज ध्यान रखनी है, सॉल्यूशन में हमें ध्यान रखनी है कि ये हमारी कंडीशन है सीरीज कॉम्बिनेशन की, यानी कंडक्टर कंडक्टर ज्वाइन इन सीरीज। और जब कंडक्टर सीरीज में ज्वाइन है तो यहां से यहां तक का रेट फ्लो और यहां से यहां तक का रेट फ्लो सेम रहेगा। कौन सी कंडीशन है, स्टडी स्टेट बोलते हैं हम, स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट का मतलब होता है कि कांस्टेंट लेवल है, यानी टाइम के साथ टेम्परेचर में कोई वेरिएशन नहीं आता, इसलिए केवल हीट का फ्लो कांस्टेंट है, उसको हम स्टडी स्टेट बोलते हैं। तो हम देख लीजिए, पहले H1 निकाल लेते हैं। H1 की वैल्यू क्या होगी, H1 का मतलब है इसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या था, K1, इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी उसको नाम मैंने K1 रख दिया। एरिया A, टेम्परेचर का डिफरेंस हुआ हमारा T1 माइनस T0 अपॉन इसकी थिकनेस थी L1। इसी प्रकार हम दूसरे सरफेस के लिए निकालें, y के लिए भी फॉर्मूला ऐसा ही बनेगा। तो H2 इज इक्वल टू वो भी क्या बनेगा, K2 A
0 माइनस T2 डिवाइडेड बाई थिकनेस होगी L2। जो गिवन है वो हम बराबर रख देंगे। यहाँ कंडीशन क्या है, H1 इज इक्वल टू H2, ये हमने कंडीशन अप्लाई करनी है। जैसे ये कंडीशन अप्लाई करेंगे एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा हमारा K1, मैं डायरेक्ट वैल्यू रखता हूँ T1 माइनस T0 अपॉन L1, और इधर हो जाएगा K2 T0 माइनस T2 इंटू L2। चाहो तो आप पहले इसको सोल्व कर लो, रीअरेंज कर लो। जैसे ही आप रीअरेंज करेंगे तो डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, और नहीं तो आप वैल्यू रख के भी इसको सोल्व कर सकते हैं, बात एक ही है। मैं वैल्यू रख देता हूं, देखो आप कैसे सोल्व कर सकते। एक तो तरीका था डायरेक्ट T0 का फॉर्मूला लगा दो तो भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि आप चाहें तो यहाँ क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू जो गिवन है, देखो K1 की वैल्यू कितनी है 10 कैलोरी, ये K1 की वैल्यू रख दूं 10 इंटू T1 टेम्परेचर कितना 100 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में बदल लो। केल्विन में कैसे बदलते हैं मैं यहाँ आपको चेंज करके बता देता हूँ। T1 इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस है, इसको अगर केल्विन में बदलना हो 100 प्लस 273 में ऐड कर देते हैं, 373 केल्विन हो जाएगा। और T2 कितना है 0 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको भी ऐड करो तो 273 कितना आ जाएगा 273 केल्विन। ये हमने केल्विन में चेंज करके रख देंगे। T1 की वैल्यू देखिए कितनी आ गई, अब वैल्यू रखता हूं मैं, यहाँ होगी 10 इंटू T1 की वैल्यू होगी 373 माइनस T0 हमें फाइंड आउट करना है। लेंथ दे रखी है L1 2 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्जन कीजिए तो 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2, यानी 100 से डिवाइड कर देंगे। इधर ले आओ, K2 की वैल्यू 20 दे रखी है, ये रही 20 है। T0 हमें फाइंड आउट करनी है, ये 273 है, और L2 दे रखा 1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2, क्योंकि 1 सेंटीमीटर है इसका हमने कन्वर्जन किया। जो कटे उसको काट दो, देखो 10 से 20 काट दो 2, 10 की माइनस 2 से 10 की माइनस 2 काट दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मैं अब इसको सोल्व करके दिखा देता हूं, इधर मैं इसको हटा देता हूं यहां से। अब देखिए इसकी जब 1 है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बनेगा 373 माइनस T0 इज इक्वल टू, इधर क्या बचा हुआ 2, और 2 यहाँ 2 इंटू 2 4 की मल्टीप्लाई करनी है, यानी 4T0 माइनस 4 की इससे मल्टीप्लाई करें 273 है, ये 273 इंटू 4 करें, 4 से 992 बन जाएगा, जब 4 से मल्टीप्लाई 1092 सॉरी 1092, तो इससे 4 से मल्टीप्लाई की तो 1092। अब हमें क्या करना है, ये वाला पार्ट है इसको इस डायरेक्शन में, और ये वाला पार्ट है इसको इधर ले आओ। ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस में 373 प्लस, और ये इधर माइनस का है तो उधर जाएगा तो 4T0 प्लस T0, इसको ऐड करें तो ये बन जाएगा हमारा 2 और 3 5, 9 6 और 10, और इसको 4 और 1 5T0, और T0 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम 5 से डिवाइड करें, 5 से काटेंगे तो 2 फिर 4 9 फिर बच गया 1 3, ये केल्विन में आ जाएगा 293 केल्विन इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको डिग्री सेल्सियस में भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो टेम्परेचर दे रखे थे वो 100 और 0 डिग्री में थे, तो आप चाहें तो इसको डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो T0 की वैल्यू कितनी आएगी, या तो 293 है, इसमें से 273 माइनस कर दीजिए तो कितना बन जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। ये भी आंसर है और ये भी आंसर, दोनों ही आंसर है। आपको तो इसका कंसेप्ट देखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन दिया मिलेगा और हमें क्या फाइंड आउट करना को दिया जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी सोच सकते थे इसको कि एक टर्मिनल 100 पे एक 0 पे है, बीच वाला तो मीन वैल्यू होती होगी। तो कई बच्चे इस तरीके की गलती कर देते हैं कि वो ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ 100 है यहाँ 0 है, तो इसके मिड में तो 100 प्लस 0 का हाफ कर देते हैं 50, गलत हो जाएगा। ये प्रॉपर वे है। तो कितना आंसर है 20 डिग्री सेल्सियस। तो थर्मल कंडक्टिविटी से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप आसानी से सोल्व कर देंगे। ठीक है।
आप सबने बड़े अच्छे से पोलाइटली इस वीडियो को देखा और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है हमारा चैनल तो इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सब्सक्राइब करें ताकि सबको फायदा मिले। धन्यवाद।